नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। दिल्ली की विधानसभा में आज सीएजी की रिपोर्ट रखी गई है। इस रिपोर्ट में कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो हैरान ही नहीं परेशान करने वाले हैं। इसमें ऐसा क्या है ये मैं आगे बताऊंगी, लेकिन मैं दर्शकों से ये कहना चाहती हूं कि आप भले दिल्ली से बाहर रहते हों, आप महाराष्ट्र, गुजरात से या राजस्थान से या दुनिया में कहीं भी हों, ये शो देख रहे हों, आप आखिर तक इसे देखें ताकि आपको ये समझ में आए कि कैसे राजनीतिक पार्टियां अपने मॉडल का वो काला सच छिपा लेती हैं जिसमें आम जनता का भविष्य अंधकार में डूब सकता है। केजरीवाल सरकार के जाने के बाद पहली सीएजी रिपोर्ट में बहुत कुछ है, इसलिए मैं कह रही हूं कि आप कहीं भी रहते हो इस शो को आखिर तक जरूर देखें। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में सत्ता में थी तो उसकी एक टैगलाइन हुआ करती थी, वो परेशान करते रहें, हम काम करते रहें। लेकिन दिल्ली में आप सरकार जाने के बाद जो खुलासे हो रहे हैं वो परेशान नहीं, हैरान और परेशान दोनों करने वाले हैं। आज सबसे पहले केजरीवाल की शराब नीति पर सीएजी की रिपोर्ट रखी गई है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 14 सीएजी रिपोर्ट्स आम आदमी पार्टी की सरकार ने बस पेंडिंग ही रखी, सार्वजनिक ही नहीं की, कोर्ट के कहने के बावजूद सार्वजनिक नहीं की। कौन सा सच था जो छुपाया जा रहा था? विधानसभा में टेबल ही नहीं की इन रिपोर्टों को। शराब नीति पर जो सीएजी रिपोर्ट आज विधानसभा में रखी गई वो 353 दिनों तक पेंडिंग रही, लगभग 1 साल। क्या छुपाया जा रहा था? सीएजी ने शराब नीति पर रिपोर्ट 8 मार्च 2024 को सौंप दी थी। मतलब केजरीवाल की शराब नीति पर सीएजी का अकाउंट तो सामने था, मगर केजरीवाल की अकाउंटेबिलिटी कहां थी इसका कोई पता नहीं। और आज जब ये सीएजी रिपोर्ट टेबल हुई है तो उसके मुताबिक जांच के घेरे में आई केजरीवाल की शराब नीति से सरकारी खजाने को 2002 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू का नुकसान हुआ है, जबकि आम आदमी पार्टी दावा करती थी कि ये सरकार का मुनाफा बढ़ाने वाली नीति है और हम कट्टर ईमानदार सरकार हैं। सवाल पब्लिक का है कि क्या आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार का दाग छिपाया? सीएजी की रिपोर्ट में सच सामने आया? क्या इसलिए पहले दिन से दिल्ली विधानसभा में हंगामा बरपा हुआ है? मैं बता दूं कि डॉक्टर अंबेडकर के कथित अपमान का मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। इस बीच आप के हंगामे के बाद पार्टी के 21 विधायक 3 दिनों तक के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। क्या आम आदमी पार्टी सीएजी रिपोर्ट से सच सामने आने से परेशान है? शराब नीति ही नहीं, अभी तो शीश महल की भी रिपोर्ट आनी है। क्या सीएजी रिपोर्ट्स में केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी की असल हकीकत छिपी हुई है? सवाल पब्लिक का आज यही है। मेरे पास आम आदमी पार्टी द्वारा दबाई गई सीएजी रिपोर्ट्स की पूरी डिटेल है। मैं हैरान हूं कि ट्रांसपेरेंसी की बात करने वाली आम आदमी पार्टी सरकार ऐसा कैसे कर सकती है। कोई रिपोर्ट 566 दिन, कोई 370 दिन, कोई 572 दिन, तो कोई 229 दिन, तो कोई 77 दिनों तक पेंडिंग रही। आप सरकार इन रिपोर्ट्स को पेंडिंग क्यों रख रही थी? क्या रिपोर्ट्स में वो सच्चाइयां हैं जिससे आम आदमी पार्टी की नैतिकता के दावे में हवा निकल सकती थी? मैं आपको बता दूं कि एक आरटीआई से यह भी खुलासा हुआ है कि अक्टूबर 2022 से अक्टूबर 2024 में केजरीवाल के शीश महल का 2 साल का कुल बिजली बिल 41,51,000 रुपए आया। इस दौरान शीश महल में कुल 5.5 लाख यूनिट बिजली खर्च हुई। बिजली की ये खपत 2 साल तक 24 घंटे 16 एसी चलाने के बराबर है। अब आप
सुनिए केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री आवास की बिजली खपत पर शीला दीक्षित के समय क्या कहते थे। शीला दीक्षित के घर की बिजली 10-10 एसी लगे हुए शीला दीक्षित के घर पे, उसकी बिजली का बिल कौन देता है? हम देते हैं उसकी बिजली का बिल, हम देते हैं शीला दीक्षित के घर के बिजली का बिल। दिल्ली सचिवालय देखा है? दिल्ली सचिवालय पूरा का पूरा एयर कंडीशनड है ऊपर से नीचे तक। उनका टॉयलेट भी, पखाना भी उनका एयर कंडीशनर में चलता है, एयर कंडीशनड चलता है उनका पखाना भी। उनका पूरा का पूरा टॉयलेट भी एयर कंडीशनर है। उस पूरे के पूरे दिल्ली सचिवालय का बिजली का बिल कौन देता है? हम देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार नैतिकता के ऐसे ही बयानों पर जनता का विश्वास जीता था। मुख्यमंत्री बनने से पहले का उनका एक और बयान भी सुनिए। एक ऐसा कानून बना दो कि अगर कोई भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करे तो उसको जेल होनी चाहिए, उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए और उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। ऐसे कानून की हम लोग मांग कर रहे थे, जन लोकपाल कानून। क्योंकि आज हमारे देश में कोई भ्रष्टाचार करता है, कलमाडी ने भ्रष्टाचार किया, उसको बेल हो गई। राजा ने भ्रष्टाचार किया, उसको बेल हो गई। कनिमोई ने भ्रष्टाचार किया, उसको बेल हो गई। इस देश में जेल किसी को नहीं होती, सबको बेल हो जाती है। अरविंद केजरीवाल ने जो बातें दूसरों के लिए कहीं दिल्ली की सत्ता में रहते हुए, जब उन पर आरोप लगे तो उस पर अमल नहीं किया, ये सवाल दिल्ली की जनता उठाती है। इस बीच विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट्स टेबल करने के बीजेपी के इरादों के बीच मुख्यमंत्री कार्यालय से डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर हटाने का मुद्दा आपने उठा रखा है, जबकि ये सफाई आ चुकी है कि डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर नहीं हटाई गई। सुनिए आप नेता आतिशी का ये बयान। क्या भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? आज जब हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम के नारे लगाए तो भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर साहब ने हमें उठा के बाहर फेंक दिया, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मोदी जी के नारे लगाए तो किसी को बाहर नहीं किया गया। इसका क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब की तस्वीर से नफरत है। विपक्ष में आ चुकी आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में जब डॉक्टर अंबेडकर के कथित अपमान पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की तो ऐसा हंगामा हुआ कि आम आदमी पार्टी के 21 विधायक 3 दिनों तक निलंबित करने पड़े। सिर्फ एब्सेंट रहे अमानतुल्लाह खान का निलंबन नहीं हुआ है। आपको याद होगा कि ऑपोजिशन में विजेंद्र गुप्ता को मार्शल से विधानसभा से बाहर कैसे किया गया था। आज स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के आदेश से आप विधायकों को निलंबित किया गया। क्या घड़ी एक पूरा चक्कर लगा चुकी है? रेखा सरकार में आपका ये हाश्र वो हिंदी फिल्म का गाना नहीं है, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। लेकिन बीजेपी का इरादा आपको सिर्फ मुकद्दर के हवाले छोड़ने का नहीं लगता। सुनिए बीजेपी का ये बयान। देखिए, उस सीएजी की रिपोर्ट से डरकर ही ये हंगामा किया जा रहा है। ये हंगामा इसलिए किया जा रहा है कि सीएजी की रिपोर्ट में उनके भ्रष्टाचार का उजागर न हो, इसीलिए यह हंगामा किया। बाबा साहब अंबेडकर की और शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी की ना कोई फोटो को हटा सकता है, ना किसी ने हटाई है, लेकिन उनको अपनी कैग रिपोर्ट से डर लग रहा है और उस कैग रिपोर्ट को दबाने के लिए, उसकी खबर को हटाने के लिए ऐसे नौटंकी कर रहे हैं, दिल्ली के लोग जानते हैं। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, केजरीवाल ने सीएजी की 14 रिपोर्ट्स क्यों छिपाई? क्या अब दिल्ली विधानसभा में कट्टर ईमानदारी के दावे की पोल खुली? दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट के बाद क्या शराब घोटाले में केजरीवाल की मुश्किल बढ़नी तय है? क्या डॉक्टर अंबेडकर के कथित अपमान जैसे मुद्दों पर हंगामा कर आम आदमी पार्टी सीएजी रिपोर्ट से सच को दबा पाएगी,
यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और पब्लिक के सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी, इश्करण भंडारी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, आशुतोष वर्मा जी नेशनल प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, अभिषेक दत्त कांग्रेस के नेता हैं, अनमोल पवार आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से मेरा पहला सवाल। अनमोल पवार जी, आज पहली रिपोर्ट आई है शराब घोटाले की, जो बात होती थी आज जनता के सामने आई है, आगे 13 और रिपोर्टें आनी हैं और मैं इस पर नहीं जाऊंगी कि रिपोर्ट में क्या लिखा है। थोड़ी देर के लिए अगर इसको भूल भी जाएं तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि रिपोर्ट्स जो 14 दबी हुई थी, जिसे दबा हुआ कहा जा रहा है, वो कौन सी रिपोर्टें थी? स्टेट फाइनेंस ऑडिट, यानी कि सरकार कितना खर्च कर रही है, कितनी आमदनी है, इसको आपको ऑडिट कराने में क्या दिक्कत थी? परफॉर्मेंस ऑडिट, क्या बनाया, क्या प्रॉमिस किया, कहां क्या लग रहा है, ये बताने में क्या दिक्कत थी? और परफॉर्मेंस ऑडिट ऑन चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर, यानी बच्चों के ऊपर की रिपोर्ट, ये दबाने की क्या जरूरत थी? अनमोल पवार जी, दिक्कत इस बात की है कि कोई रिपोर्ट 572 दिन से लेकर 77 दिन तक ये रिपोर्टें दबी रही। कौन सा सच था जो छुपा रहे थे? क्या गम है जिसको छुपा रहे थे? देखिए नाविका जी, छुपाया कुछ नहीं जा रहा था, ये तो प्रक्रिया है। कोई भी कैग रिपोर्ट है वो तो सदन में पेश होना लाजमी है, तो संवैधानिक प्रक्रिया है, इसमें कोई भी व्यक्ति चाह के भी कुछ छुपा नहीं सकता। और आज जो कैग रिपोर्ट आई है उससे तो ये साफ हो गया कि जो दावे आम आदमी पार्टी सरकार और अरविंद केजरीवाल करते थे कि भाई पुरानी जो पॉलिसी है, लिकर पॉलिसी है, उसमें जबरदस्त खामियां हैं, जबरदस्त भ्रष्टाचार है, उससे ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, वो सारी खामियां आज उसकी मोहर जो है कैग ने भी लगा दी। यही कारण था कि हम नई पॉलिसी लेके आए, वो पॉलिसी जो आज पंजाब में भी लागू है, जिससे रेवेन्यू बढ़ के पंजाब का 6,000 करोड़ से आज 10,000 करोड़ हो गया पिछले 3 साल में। और जो मीडिया का एक तबका ये चला रहा है कि जी इसमें नुकसान हुआ है, रेवेन्यू लॉस हुआ है। देखिए दिल्ली में भी जब हम ये नई पॉलिसी लाए थे उस समय रेवेन्यू 4400 करोड़ था, जो बढ़ के 5400 करोड़ हो गया। लेकिन जब एलजी साहब ने इसमें रोड़े अटकाए, जब सीबीआई और ईडी ने इसमें एफआईआर करी, उसके बाद इस पॉलिसी को दोबारा रिन्यू नहीं करने दिया गया। यही कारण है कि जो 2000 करोड़ का एक्सचेकर को लॉस बताया जा रहा है, ये उस कारण से है। और इस पे पूर्णतः तहकीकात होनी चाहिए और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए एलजी साहब के ऊपर, सीबीआई और ईडी के उन अधिकारियों के ऊपर, जिनकी वजह से आज ये 2000 करोड़ का जो है एक्सचेकर को लॉस दिखाया जा रहा है। कमाल करते हैं अनमोल भाई, कमाल करते हैं। पॉलिसी आपने खुद वापस ले ली, आपकी रिपोर्ट ने खुद कहा था कैबिनेट में जब वापस ली थी पॉलिसी कि अरे भाई ये रेवेन्यू का घाटा हुआ है इसलिए ये पॉलिसी हम रद्द करते हैं, और अब एलजी पर आप आरोप लगा रहे हैं, एफआईआर दर्ज करने की बात कर रहे हैं। चलिए, मैं तो शराब घोटाले की बात भी नहीं कर रही थी, मैं तो कह रही थी सच क्यों छुपा रहे हैं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, सच तो छुपाया जा रहा था। 14 रिपोर्टों को 2 साल तक जनता को ना दिखाना क्या दिखाता है? देखिए, जो कुछ आज दिखा है ये पूरी देश की जनता के लिए गंभीर सोचने का विषय है। जो ये दावा करते थे कि वो कट्टर ईमानदारी के प्रतीक हैं, उनकी कुल चरित्र में किस प्रकार की किरदारी थी वो पूरी तरीके से दिखाई पड़ रहा है। बताइए कितने लोग, जिनका अभी जो बाइट सुनाई गई जिसमें कि केजरीवाल जी ये बोल रहे थे कनिमो जी, ए राजा और सतीश कलमाड़ी का नाम ले रहे थे। पहली बात तो उन्होंने ये याद दिला दिया ये सब हमारी सरकार आने से पहले लोग जेल गए थे। ये लोग तो बेल पे रहे तब भी इन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, परंतु ये नई राजनीति का किरदार वो था जो जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया, यानी उतनी भी संवैधानिक मर्यादा नहीं रखी। तो मैं पूछना चाहता हूं, संविधान किसके आने से खतरे में था? अब आइए सीएजी की रिपोर्ट। आज तक भारत की किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया। यह संवैधानिक बाध्यता है, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट आती है वो सदन के पटल पर रखी जाए। परंतु ये नई राजनीति के किरदार, ये संविधान की रक्षा के दिखावटी अलंबरदारों ने दिखा दिया कि किसके सत्ता में आने पे संविधान
खतरे में रहेगा, इन्होंने सीएजी की रिपोर्ट नहीं लाई। और नैतिक आधार पर कहना चाहता हूं, वो लोग जो कहते थे आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए, वो आज जेल जाने पर इस्तीफा नहीं दिए, वो तो अलग बात है। नाविका जी आपके शो में क्या बोल रहे हैं कि आरोप लगने के बाद छोड़िए, कोर्ट से प्रोसीडिंग शुरू होने के बाद छोड़िए, जेल में जाने के बाद छोड़िए, इस्तीफा तो नहीं दूंगा, उल्टा एलजी और सीबीआई पर एफआईआर होनी चाहिए। मुझे लगता है देश को बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए कि ये नई राजनीति का छलावा दे के आने वाले लोगों का ऊपर का जब मुखौटा हटा है तो उनका चेहरा कितना दागदार है, उनका चेहरा कैसा बेनकाब हुआ है, वो उनकी असलियत क्या है यह समझ में आई है। तो मुझे लगता है सीएजी की रिपोर्ट तो एक पक्ष है, इसने आम आदमी पार्टी का पूरा चरित्र उजागर करके रख दिया। और टेक्निकल ग्राउंड पर मैं सिर्फ 2 पॉइंट कहूंगा। एकमात्र पार्टी है जिसकी सरकार ने किसी पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया फिर डिफेंड कर रहे हैं। भाई अगर अच्छी चीज थी लिक्वर पॉलिसी तो विड्रॉ क्यों की, विड्रॉ की तो डिफेंड क्यों किया, इस बात का कोई जवाब नहीं। और छोड़िए लिक्वर पॉलिसी की बात छोड़िए, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था 2013-14 में और पब्लिकली कहा था किसी भी इलाके में शराब की दुकान तभी खुलेगी जब उस क्षेत्र की 75% महिलाओं से अनुमति ले ली जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने जितने भी नए खोले थे कितनी जगह 75% के लिया था? इसका तो सीएजी रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। कम से कम इस नैतिक का जवाब दे दीजिए। तो नैतिक, राजनैतिक और संवैधानिक तीनों मुद्दों के ऊपर इनकी ईमानदारी पूरी तरीके से, इनका तथाकथित ईमानदार किरदार, जो कट्टर ईमानदार किरदार था, वो तार तार होता हुआ दिख रहा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। आऊंगी अनमोल पवार जी, लेकिन पहले अभिषेक दत्त। अभिषेक दत्त जी, मैं पूछना चाहती हूं और मेरा सवाल यह है कि 2011 में अन्ना आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से बनी पार्टी, जो तब भी सीएजी रिपोर्ट्स का मुद्दा उठाती थी, तब भी इन्हीं सवालों के जवाब मांगती थी कि भाई शीला दीक्षित के घर में कितने एसी चल रहे हैं। अब 2 साल में 41 लाख का बिजली का बिल आया है तो कोई जवाब नहीं दिखता। सीएजी रिपोर्ट्स 2-2 सालों तक दबाई गई, कोई जवाब नहीं दिखता। 2000 करोड़ का हेरफेर सीएजी रिपोर्ट कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, एफआईआर एलजी के खिलाफ होना चाहिए। और अभी तो 13 रिपोर्ट बाकी हैं। मैं हेल्थ रिपोर्ट में क्या लिखा है आपके सामने इसीलिए रखना चाहती हूं क्योंकि हेल्थ और मोहल्ला क्लिनिक के बारे में ये बहुत कुछ कहते थे। इस हेल्थ रिपोर्ट, ड्राफ्ट रिपोर्ट में लिखा गया है कि इन्होंने कोई स्टडी नहीं की कि कहां पर हेल्थ की सेवाएं उपलब्ध है, कहां नहीं है, ताकि उस तरह से मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए जाएं। इन्होंने वादा किया था 2016 में कि 10,000 बेड बनाएंगे, 2021 तक सिर्फ 1,357 बेड्स बनाए। और इसके अलावा 650 करोड़ में 15 प्लॉट लिए थे कि अस्पताल बनेंगे, एक भी अस्पताल नहीं बना। ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा नहीं है? और सीएजी रिपोर्ट क्या इसलिए नहीं टेबल हो रही थी कि सच उजागर हो जाता? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपका कि आपने 2011 के अन्ना जी के आंदोलन की बात करी और उस समय भी एक बात को स्पष्टता से कांग्रेस पार्टी कहती थी कि केजरीवाल कहीं ना कहीं एक प्लांटेड मशीनरी है जो केवल इंडिया अगेंस्ट करप्शन में इंडिया अगेंस्ट कांग्रेस की बात करते हैं, बाकी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करते। इनको शीला जी के एसीज दिखाई देते थे, बाकी किसी सीएम के जो किसी और प्रदेश से पॉलिटिकल पार्टी थे उसके एसी नहीं दिखाई देते थे। आज मुद्दा बड़ा स्पष्ट है कि केजरीवाल जी सीएजी के आधार पे नॉनस्टॉप नेताओं पे आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री बने और आज सीएजी के आधार पे यह स्पष्ट हो गया है कि केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार सबके सामने आ गया है। एक इसमें और बड़ा मेजर पॉइंट है जिसको आप मिस कर रहे हैं। 4 सितंबर 2020 में दिल्ली में 13 लोगों की कोविड से मौत हुई थी और 4 सितंबर 2020 में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी कैसी बनाई जाए इस पे कमेटी का गठन करा था और यह किसी एलजी या पीएम के आदेश पे नहीं हुआ था, यह अरविंद केजरीवाल जी के आदेश पे हुआ था। सोचिए, एक मुख्यमंत्री कोविड के समय जब लोग मूलभूत सुविधाओं की वजह से परेशान थे, लोगों की हॉस्पिटल में बेड न होने से मौत हो रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर से परेशान थे, उस समय अरविंद केजरीवाल जी की प्राथमिकताएं दिल्ली की हेल्थ सर्विसेज नहीं थी।
शीश महल कैसे बने और दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी कैसे आए, ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की प्राथमिकताएं थी। और एक पिक्चर आई थी छोटी सी लव स्टोरी, और जो ये एक्साइज स्कैम है, छोटा सा स्कैम स्टोरी है। केजरीवाल जी की कमेटी का गठन हुआ 4 सितंबर 2020 में। 11 अक्टूबर 2020 में जो कमेटी की रिकमेंडेशन थी उसको केजरीवाल जी ने नहीं माना। नवंबर 2021 में पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई और जुलाई 2022 में केजरीवाल जी की सरकार ने इस पॉलिसी को कैंसिल करा। एक चीज को समझ नहीं आता, अगर इनको लगता है पॉलिसी सही थी तो केजरीवाल जी ने इसको कैंसिल क्यों करा? और इस पॉलिसी में इतने लैप्सेस हैं, आप जिस भी पन्ने को खोलेंगे ना उस पन्ने में एक फ्रॉड है। यह देखना जरूरी है कि यह दिल्ली में 2020 में जब आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, उस समय इनको फंडिंग इन लोगों ने करी थी कि इनको कोविड के समय लोग दिखाई नहीं दे, एक्साइज की शराब की पॉलिसी दिखाई दी। इनको शर्म आनी चाहिए। एक व्यक्ति जो दिल्ली में एक ऐसी राजनीतिक सोच को लेकर आया था जो आम आदमी की बात करता था, वो एक बड़े से शीश महल में बैठ के शराब माफिया के लिए पॉलिसी बना रहा था। ये नैतिकता की बात मैं कर रहा हूं, फ्रॉड की बात नहीं कर रहा। फ्रॉड तो ये हजारों करोड़ का है, सबको पता है किस तरीके से गोवा पैसा पहुंचा, किस तरीके से पंजाब में पैसा पहुंचा, जिस तरीके से केजरीवाल जी ने चुनाव सब प्रदेशों में लड़े। परंतु आप सोच सकते हैं एक मुख्यमंत्री जो अपने आप को आम आदमी कहता था, दिल्ली में लोग मर रहे हैं और केजरीवाल जी एक्साइज की पॉलिसी बना रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। उस समय भी इनके घर के बाहर नैतिकता के सवाल है, फ्रॉड और स्कैम सभी के सवाल उठाएं। सुधांशु जी ने भी और अभिषेक दत्त ने भी सवाल के जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, पिछले 2-2.5 साल में भाजपा ने एडी चोटी का जोर लगा दिया और अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि जी वो एक्साइज पॉलिसी क्यों विड्रॉ की। इन्होंने पूरा जोर लगाया कि किसी तरह से ये जो है तथाकथित शराब घोटाले में जो है आरोप साबित कर पाए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी भी तरह का कोई प्रोसीड्स ऑफ मनी नहीं मिला, एक भी पैसे की चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई हजारों रेड के बाद। और ये सवाल जायज है कि ये पॉलिसी विड्रॉ क्यों की गई। पहले मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि यही पॉलिसी आज पंजाब में लागू है और रेवेन्यू 2022 में 6,000 करोड़ से बढ़ के आज 10,500 करोड़ तक पहुंच गया है और ये पॉलिसी वहां जारी रहेगी। और दिल्ली में क्यों ये विड्रॉ की गई? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो संस्थाएं हैं, ईडी और सीबीआई, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय तोता और मैना की उपाधि दे चुका है अपने फैसले में, उन्होंने जो है एफआईआर की, जिसके बाद अधिकारियों ने इस पॉलिसी को रिन्यू करने से मना कर दिया। ये कारण है कि पॉलिसी यहां पे दोबारा से लागू नहीं की गई। अन्यथा हम इस पॉलिसी को, अगर हम दोबारा सत्ता में आते तो हम इसे जरूर जारी रखते। इस पॉलिसी में कोई खामी नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट में 8 चैप्टर में इस पॉलिसी की प्रशंसा की गई है कि कैसे पॉलिसी ट्रांसपेरेंट है, कैसे इससे जो है रेवेन्यू बढ़ाया जा सकता है। और इनफैक्ट दिल्ली में बढ़ा है रेवेन्यू, लेकिन जो नुकसान 2,000 करोड़ का हुआ है, क्योंकि हमारा एस्टिमेट था कि रेवेन्यू 4400 करोड़ से बढ़ के 8,911 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, ईडी, सीबीआई और एलजी साहब की दखलंदाजी और उनके विरोध की वजह से ये पॉलिसी जो है प्रॉपरली ये एक नया डिफेंस आया है। ये एक नया डिफेंस आया सुधांशु जी। आपने उनकी पॉलिसी में रोड़े अटकाए, इसीलिए उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो नीचे गिर गया। क्या करते हैं सुधांशु जी? पॉलिसी प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं करने दी, इनकी जांच होनी चाहिए, इन पे एफआईआर होनी चाहिए एलजी साहब पे। नाविका जी, ये कोई नया डिफेंस नहीं है। ये कोई नया डिफेंस नहीं है। अगर आप देखें तो ये वही है, पुरानी शराब नई बोतल में। जितने भ्रष्टाचार के आरोपी आज तक जेल गए, सबने इन वर्बेटम यही बोला। लालू प्रसाद यादव जी जब 97 में जेल गए, उन्होंने कहा मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र है। कोई जाके चेक कर ले, उन्होंने कहा मेरे खिलाफ ये कॉन्स्पिरेसी है। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, उन्होंने कहा मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र है। करुणानिधि जेल गए सन 2000 में, उन्होंने कहा मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र है। और जिन अभी आपकी बाइट में जिन कनिमोझी, ए राजा और सुरेश कालमाणी का, उन्होंने भी कहा था हमारे खिलाफ षड्यंत्र है। भैया आप तो नई राजनीति में ऐसा आए थे, ये तो पुरानी राजनीति के भी आप, वही पुराना बहाना, वही पुरानी शराब, केवल बोतल नहीं। और केवल नई राजनीति है कि एक बोतल के बदले दूसरी बोतल फ्री। अब मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं, चलिए इन्होंने कहा कि शराब पॉलिसी ऐसी थी वैसी थी, चलिए वो सारी बातें टेक्निकल अलग।
मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर इनके हिसाब से शराब घोटाले में कोई इनकी गलती नहीं थी, इसके बावजूद इनके नेता जेल चले गए, तो कोर्ट भी गलत था, चार्जशीट भी गलत थी, मैंने सारी बात मान ली इनकी, चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं। तो केजरीवाल जी ने रिजाइन नहीं किया, फिर मनीष सिसोदिया से रिजाइन क्यों करवा दिया गया? आप बताइए मुझे। अगर एक ही चीज में दोनों लोग जेल जा रहे हैं और आप ये यहां पे दहाड़ दहाड़ कर चिंगाड़ के कह रहे हैं कि आपके अनुसार वह आरोप गलत है, तो उसी आरोप पर आपके उप मुख्यमंत्री को आप इस्तीफा दिलवा रहे हैं और मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं दिलवा रहे, कम से कम इसका खुलासा कर दीजिए। शराब की नीति सही को सवाल, जवाब अनमोल जी कृपया मुझे यह बता दीजिए दर्शकों के सामने, और आपका चरित्र साफ हो जाए। नाविका जी, मैंने एक बहुत साधारण सा सवाल पूछा था कि भैया 2.5 साल हो गए, 2.5 साल से पूरा जोर लगा दिया आपकी ईडी ने, आपकी सीबीआई ने, आपकी दिल्ली पुलिस ने, भारतीय जनता पार्टी ने। भाई साहब कोर्ट के सामने जाके बता देते ना जी इतने 1000 करोड़ का है, ये रहे गवाह, ये रहा मनी ट्रेल, इतनी 1000 हमने रेड कर ली। चलिए बिल्कुल सही कह रहे हैं अनमोल पवार जी, उनको कोर्ट में प्रूव करना है। लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि आप तो संविधान बचाओ आंदोलन में थे ना, तो संविधान के हिसाब से सीएजी रिपोर्ट टेबल के नीचे छुपा क्यों रहे थे, टेबल के ऊपर क्यों नहीं रख रहे थे? इसका जवाब तो दे दीजिए। नाविका जी, मैं एक बार मैं उनके सवाल का जवाब दे दूं, फिर मैं आपका भी जवाब दूंगा। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि भाई साहब कोर्ट में जब तुम ये कहते थे 30 अक्टूबर 2023 के फैसले में, जब तुमने सर्वोच्च न्यायालय को कहा था जी 6 महीने में सजा करा देंगे इन्हें, 6 महीने में सारी तहकीकात करके केस खत्म कर देंगे, तो आज तो 2.5 साल हो गए, क्यों नहीं किया केस खत्म? किसने रोक लिया था आपको केस खत्म करने से? दिखाते कोर्ट को गवाह, दिखाते कोर्ट को जी हमने 2 साल में 1000 से ज्यादा रेड कर दी और हमें जो है ये प्रूफ मिला। एक चवन्नी नहीं ढूंढ पाए, एक पैसे का प्रोसीड्स ऑफ मनी नहीं मिला, किसी भी तरह का कोई साक्ष्य नहीं मिला। अदालत जनता की भी होती है, एक अदालत जनता की भी होती है अनमोल पवार जी, और उस अदालत में जो हुआ वो आपने देखा। लेकिन आशुतोष वर्मा जी, सुधांशु जी आ रही हूं। आशुतोष जी, मेरा सवाल आपसे ये है, राजनीति अपनी जगह, लेकिन जो संविधान कहता है उसके रूल्स अपनी जगह। अब रूल्स बताते हैं कि हर सरकार को, और वो कोई भी राज्य सरकार हो, सेंट्रल सरकार हो, हर सरकार को अपने जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स का लेखा जोखा देना पड़ता है। हर बिजनेसमैन भी देता है, उसका भी ऑडिटर होता है, और 31 मार्च के बाद उसको वो जमा करने होते हैं रिकॉर्ड। वही रिकॉर्ड की रिपोर्ट आती है, ऑडिट रिपोर्ट कंपनीज की भी आती है, सरकारों की भी आती है। अब ये अरविंद केजरीवाल जी इतनी सारी रिपोर्टें छुपा क्यों रहे थे? क्या ये सवाल जनता का जायज नहीं है? देखिए नाविका जी, कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, ये अखबार भी तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी अगर जाएं तो जाएं कहां, कानून भी तुम्हारा और दरबार भी तुम्हारा है। इस देश में सीएजी की स्थिति लगभग ऐसी ही है। वो सीएजी जिसकी अपॉइंटमेंट के सोल जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के ऊपर होती है, और कई बार इस पे सवाल उठे हैं। आप सबको याद होगा एक नाम विनोद राय। इस देश में ऐसा सीएजी चेयरपर्सन कभी नहीं देखा जिन्होंने यूपीए सरकार में 2G स्कैम के लिए 1,76,000 का घोटाले की बात करी अपनी रिपोर्ट में, और वो ऐसा घोटाला जो कभी हुआ ही नहीं, और उस पर पूरी सरकार गिर गई। तो कोई सीएजी की रिपोर्ट पे किसी को तय कर दे कि सच है कि झूठ है, वो तो सरकार के ऊपर होता है। मुझे याद है गुजरात के सीएम केशुभाई पटेल के ऊपर भी सीएजी की रिपोर्ट आई थी, जिसमें उनके ऊपर आरोप लगा था कि वो यूएसए, यूके, नीदरलैंड और बेल्जियम जैसे देशों में अपनी पर्सनल यात्राओं पे कर रहे थे। तब भारतीय जनता पार्टी ये चिल्ला रही थी। मुझे याद है कि गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में 3.5 करोड़ का खाना खिला दिया गया उन पेशेंट्स को जो पेशेंट्स कभी भर्ती ही नहीं हुए। इसी तरह के तमाम राजनीतिक द्वेष के कारण ये सीएजी रिपोर्ट बनाई जाती है। इसकी ऑथेंटिसिटी चैलेंज वही हो जाती है जब उसके ऊपर कोर्ट केस करती है और अपना कहीं वर्डिक्ट देती है। देखिए, बड़ा दुखद है कि भारतीय जनता पार्टी परोक्ष रूप से जब चुनाव नहीं जीत सकती है तो इन कंपनियों के साथ, इन चेयरपर्सन के साथ में अपना चुनाव लड़ती है। इतनी हियरिंग हो गई, इतनी जेल हो गई, आम आदमी पार्टी के एक भी वहां से आपकी रिकवरी क्यों नहीं हुई?
अगर इतनी ही परेशानी थी तो आप कम से कम साबित कर देते, एक चार्जशीट डायल कर देते। भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा बनाती है, चुनाव लड़ती है उस प्रोपेगेंडे पे और फिर अपनी पीठ खुद ठोकती है। और कुल मिला के जो आज जो हो रहा है, अरविंद केजरीवाल जी शीला दीक्षित जी के खिलाफ कर रहे थे, वो प्रोपेगेंडा नहीं था? वो प्रोपेगेंडा नहीं दिखा आपको? बिल्कुल था, वो था। देखिए बिल्कुल था, प्रोपेगेंडा था। और देखिए प्रोपेगेंडा से आप चुनाव जीत सकते हैं लेकिन लोगों का मन नहीं जीत सकते हैं। तो केजरीवाल नहीं जीत पाए ना मन? भी नहीं चली भारतीय जनता पार्टी ने ये हर समय हथकंडा अपनाया है। मुझे लगता है कि ये इस पे बहुत पारदर्शिता रखनी चाहिए। कम से कम सीएजी के जो चेयरपर्सन है उनकी नियुक्ति पे एक ऐसी समिति गठित होनी चाहिए। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से कहां उम्मीद कर सकते हैं? ये भारतीय जनता सुधांशु जी गलती सारी आप ही की है। आप प्रोपेगेंडा भी करते हैं, नियुक्ति भी करते हैं, रिपोर्ट भी आपकी, सवाल भी आपके, प्रोपेगेंडा भी आपका। जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल जवाब देता हूं। जो आशुतोष जी ने कहा, पहले तो उन्होंने बड़ा एक शेर सुनाया, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं दर्शकों से, वो कौन सा दौर था जब दरबार भी तुम्हारा था और अखबार भी तुम्हारा था? ये किस दौर में लिखी गई थी मेरे भाई? ये कांग्रेस के ही दौर में लिखी गई थी। क्या गजब आप लोग जिनके साथ खड़े हैं उन्हीं की ऐसी तैसी करवाते हैं, बढ़िया बढ़िया शेर सुनाते। उसके बाद आप लोग ये, तो आपने जो ये कहा, दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने सीएजी के ऊपर सवाल उठा दिए कि साहब सीएजी की रिपोर्ट पूरी तरीके से मैनिपुलेटेड, और उसमें आप क्या क्या बोल गए। कितनी ही सरकारों के खिलाफ सीएजी की रिपोर्ट आई, पर उन सरकारों ने टेबल किया कि नहीं। दूसरा, आशुतोष जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर ये ऐसी बचकानी बात बोले कि 1,76,000 करोड़ की बात अगर सीएजी ने कही और वो घोटाला हुआ ही नहीं, ये तो वैसी वाली बात हो गई कि शेयर मार्केट में कोई ये कहे कि साहब इतना पैसा डूब गया, तो कहे पैसा तो वहां किसी ने डिपॉजिट ही नहीं किया था, तो डूब कहां से गया। ये एक प्रकार का बचकाना तर्क है। वो इसके बारे में था कि आपने अलॉटमेंट किया या कुछ पैसे, समझ लीजिए किसी ने चोरी करके अपने घर में पैसा रख लिया और उसके बाद पुलिस बरामद कर ले तो कहे आपका तो पैसा पूरा मिल गया, तो मैंने चोरी की नहीं, तो मुझे चोरी के आरोप से बरी कर देना चाहिए। क्या ये इस प्रकार के हास्यास्पद तर्क दिए जा सकते हैं? दूसरी बात, एक यथार्थ बताना चाहता हूं, शायद आप ये जो लोग बैठे हैं पैनल पे इनको पता भी होगा और ना भी पता हो, शायद आपको पता है कि सीएजी की रिपोर्ट संसद की किस कमेटी के सामने रखी जाती है? वो रखी जाती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने, लोक लेखा समिति, जिसका अध्यक्ष विपक्ष का होता है। पिछली लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी थे अध्यक्ष, इस समय केसी वेणुगोपाल है। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको आपत्ति लगी तो क्या उन्होंने उस पर सवाल उठाया? चेयरमैन ऑफ पीएससी तो वो है ना, सीएजी की रिपोर्ट उनके सामने रखी जाती है, कितनी बार सवाल उठाए? यही समस्या है। यहां पर आकर आप लोग जो झोल झाल देने का सवाल करते हैं वो अपने आप में बहुत साफ आ जाता। और देखिए कितनी सुंदर बात दिखाई पड़ रही है। और शायद आशुतोष जी भूल गए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा था, सीबीआई का दुरुपयोग कांग्रेस करती थी, सीएजी का आपके अनुसार दुरुपयोग कांग्रेस करती थी। मैं दर्शकों से कहूंगा जाके चेक करिए, मुलायम सिंह जी का वीडियो अवेलेबल है जिसमें उन्होंने कहा था कांग्रेस बहुत खतरनाक पार्टी है, ये मुझको उठाकर जेल के अंदर डाल सकते हैं सीबीआई में। उनका दूसरा वीडियो अवेलेबल है जिसपे उन्होंने कहा अमर सिंह नहीं होते तो मुझे कांग्रेस ने अंदर कर दिया था। डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का केस मुलायम सिंह जी पे कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, मायावती जी पे कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। और वैसे अगर आपको ध्यान हो तो पीएससी में वो रिपोर्ट सबमिट की गई थी 2G की, तब हमारे पीएससी के चेयरमैन डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी थे और आप लोगों ने उसे सबवर्ट कर दिया था क्योंकि उन्होंने मंगा लिया था डिटेल। ये ठीक है कि सपा बसपा ने और डीएमके ने मिलकर होने नहीं दिया और उसके मात्र कुछ दिनों के अंदर इनसे केसेस विड्रॉ होने शुरू हो गए थे। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके अनुसार इतना गड़बड़ था तो विपक्ष के नेता को उसमें बुलाना चाहिए। बिल्कुल, एक तरफ सवाल उठाना और दूसरी तरफ की सच्चाई को गोल कर जाना, क्या यही है विपक्ष का खेल? और यही जनता पूछ रही है। ईश्वरन भंडारी जरूर ध्यान से सुनिए, क्योंकि जनता जो सवाल पूछ रही है उसका कोई जवाब नहीं आ रहा। आशा का गोवा से सवाल है, केजरीवाल जी तो नई राजनीति करने आए थे, क्या मान लें कि दिल्ली चुनाव हारते ही भारत में कथित नई राजनीति का अंत हो गया है? केशव जडेजा का अहमदाबाद से सवाल है, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने हरा दिया, अब बीजेपी क्यों आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है? काम करके दिखाए फिर बात करें। इंदु तिवारी का दिल्ली से सवाल है, शराब पर सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में आ गई, अब ये कोर्ट में सबूत बना तो
केजरीवाल क्या करेंगे? मैं पूछना चाहती हूं ईश्वरन भंडारी जी, जनता के सवालों का कोई औचित्य है? जनता की भी तो एक अदालत होती है, क्या उसमें जवाबदेही नहीं होती? नाविका जी, जनता शराब नीति में जो कोर्ट में होगा वो तो होगा, पर जनता की अदालत में तो केस अपना लेके मिस्टर केजरीवाल खुद ही गए थे 2025 नहीं 2024 में, जब उन्होंने भाषण दिया था कि अगर आप मेरे को 7 की 7 सीट दे दें तो मुझे जेल वापस नहीं जाना पड़ेगा। बहुत देशों में जूरी सिस्टम होता है, भारत में नहीं होता, तो वो पब्लिक ओपिनियन के लिए गए थे। पब्लिक ओपिनियन क्या आया? 0 सीट्स आउट ऑफ 7, 7 की 7 भाजपा को मिली। तो वो जूरी, पब्लिक की जूरी का वर्डिक्ट तो उसी समय आ चुका था। 25 में तो सिर्फ उसका उनके चुनाव पे असर पड़ा जब वो अपनी सीट भी हारे, तो पब्लिक ओपिनियन वहां पे आता है। पर कुछ जो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसमें ये, क्योंकि आपके एक दर्शक ने सवाल पूछा, नई राजनीति करने आए थे, और सबसे बड़ी बात इस शराब घोटाले के अंदर और जो बाकी गवर्नेंस थी 10 साल की या मिस गवर्नेंस थी, वो नई नीति पे लेकर आती है। पहली नई नीति क्या थी कि वीआईपी कल्चर हम खत्म करेंगे, बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, पर्सनल प्राइवेट जेट में नहीं जाएंगे, बड़े बड़े सरकारी मकान नहीं लेंगे। यहां पे तो एक पूरा शीश महल बन जाता है। दूसरी क्या थी चेंज करने के लिए कि पर्सनालिटी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, एक परिवार का, एक व्यक्ति का किसी पॉलिटिकल पार्टी पे ग्रिप नहीं होना चाहिए। जब जेल के अंदर थे, जेल के बाहर आए, सीएम बनने के बाद आतिशी मार्लिना जी को अपने सामने खाली सीट रखनी पड़ी। तीसरा क्या था? करप्शन पे बड़े बड़े पन्ने लेके बैठते थे, ये करप्ट है, वो करप्ट है। दालू जी से हाथ मिलाने से लेके जिस पे करप्शन एलिगेशन मारी उससे डेफामेशन केस के अंदर माफी मांगने से लेके खुद मनीष सिसोदिया जी डिप्टी सीएम, खुद सीएम जेल होके आए। चौथी बड़ी बात क्या थी? जो कैग रिपोर्ट है कि हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे गवर्नेंस के अंदर ताकि सबको पता चले हो क्या रही है। अब मान लीजिए कैग की रिपोर्ट खराब है, मान लीजिए बायस्ड है, कम से कम वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, ऑडिट किया है, आप जनता के सामने पेश करते। 500 दिन पेश क्यों नहीं कर रहे थे आप बोलते इनका ऑडिट गलत है, आप बोलते ये ऑडिट है। ट्रांसपेरेंसी तो आप चाहते थे। तो किसी भी पैरामीटर में जो आप नई राजनीति करने आए थे, जो आपने कहा लोग गलत करते हैं, सत्ता में आके वो आपने उसका 10 गुना बढ़ के किया, तभी अपनी सीट भी हारे और सरकार भी गई। और यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। आशुतोष जी, सवाल आपके लिए है। मधु सिंह का दिल्ली से सवाल है, अगर केजरीवाल ही इतने ईमानदार हैं जैसा कि अखिलेश जी बताते हैं, तो फिर राहुल गांधी इस बात पर आपसे सहमत क्यों नहीं है? आशुतोष जी, जनता को जवाब दे दीजिए। नहीं, देखिए, जहां तक राजनीतिक सवाल है, राजनीतिक सवाल में हमने पहले भी स्पष्ट किया इस बात को बहुत साफ तरीके से। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में हराने की अगर क्षमता किसी में थी, वो आम आदमी पार्टी थी। 2025 के चुनाव में भी 43.5% के साथ भारतीय आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पे है, मात्र 4% वोट से। लेकिन कांग्रेस कहां पर है? कांग्रेस आसपास भी नहीं है। तो जैसा कि इंडिया अलायंस ने पहले से ही घोषित था कि जो भी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, इंडिया अलायंस उसके साथ में खड़ा होगा। ये एक अजीब स्थिति थी, लेकिन हमने वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी को इसलिए सपोर्ट किया। अभिषेक दत्त जी, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इसमें करप्शन, भ्रष्टाचार, ये मुद्दे कुछ भी नहीं है इंडिया अलायंस के लिए। आप अगर कांग्रेस अगर बीजेपी के खिलाफ और आम आदमी पार्टी दोनों के खिलाफ लड़ सकती है, तो फिर बाकी इंडिया अलायंस का क्या आइडियोलॉजी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो वीडियो की बात करी मुलायम सिंह यादव जी के, तो मैं एक वीडियो बीजेपी के प्रवक्ता को वो भी याद दिलाना चाहता हूं, जब फर्नांडिस जी ने कहा था कि चक्किंग, पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, और अगले दिन उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है अजीत पवार जी को। जब मन से प्रधानमंत्री मोदी जी अशोक चौहान जी की भ्रष्टाचार की बात करते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी में ले लिया जाता है। ये तो अभी पिछले 1.5-2 साल की बात है ना। ऐसे लिस्ट है नेताओं की। अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक कैलाश गहलोत जी खुद के भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली का विंग कहता था कि डीटीसी के भ्रष्टाचार में इनका पूरी इन्वॉल्वमेंट है। आज उनको क्लीन चिट देके आपने बीजेपी से एमएलए बना दिया। बड़ा आसान है दूसरों की तरफ उंगलियां उठाना, और ये भूल के कि आज पिछले 2.5 सालों में जिस भ्रष्टाचारी नेता का नाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिया है, अगर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं करी तो उनको जेल में भेज दिया गया। इश्यू आ रहा है अभी इंडिया अलायंस का। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने ट्विटर के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया था कि वो दिल्ली में अकेला चुनाव लड़ना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट करा था। मैं एज ए कांग्रेस स्पोक्स पर्सन बोल रहा हूं, मैं इंडिया ब्लॉक के स्पोक्स पर्सन की हैसियत से नहीं बोल रहा।
उस समय इंडिया अलायंस के लीडर्स को कहना चाहिए था कि ये ट्वीट इनका गलत है। केजरीवाल जी के साथ दिल्ली में ना लड़ने का सिंपल कारण था कि इनका भ्रष्टाचार दिल्ली के सामने उजागर हो गया था। मैंने खुद उनके 60 वाली सीट पर चुनाव लड़ा है और मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता रहा हूं कि जो पूरी दिल्ली की एक मिडिल क्लास है उसका विश्वास अरविंद केजरीवाल जी से पूरा टूट चुका है। आज एक अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में एफिडेविट लेके 2013 में घूमता था, जिसमें वो कहते थे मैं 25,000 रुपए ज्यादा तनख्वाह नहीं लूंगा, जिसमें वो कहते थे बड़ी जो भी मुझसे पहले एक प्रवक्ता ने बोला, उन सारी चीजों को भूल के उन्होंने काम किसके लिए करा? चलिए पहले जवाब 30 सेकेंड अनमोल पवार और फिर सुधांशु जी। अनमोल जी पहले जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस ने इस बार दिल्ली में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है तो जग जाहिर है, और कांग्रेस के प्रवक्ता ने, आप देखिए, इन्हें शीश महल की याद आई, लेकिन इन्हें राजमहल की याद नहीं आई। पार्टी अपनी हार का जो, देखिए, अब आप बीच में मत बोलिए प्लीज। इन्हें शीश महल की याद आई, इन्हें मोदी जी के 2400 करोड़ के राजमहल की याद नहीं आई। ये देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का वो नारा याद रखिएगा, केजरीवाल फॉर सीएम, मोदी फॉर पीएम। एक व्यक्ति जो ओपनली मोदी जी के पीएम के नाम के वोट दिल्ली में मांगता है, उसको साथ देने की बात कर रहे हैं आप। शेर की बात आई तो सुधांशु जी, एक और भी तो शेर है, दोस्त ना रहा। आज शायद शो पर यही डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन सुधांशु जी सवाल आप पर भी है, जवाब दीजिए। देखिए, मैं ये बात देना चाहता हूं, इन दोनों के साथ जो स्थिति है वो ये है, अगर मैं आज साफ पूछूं जो आपकी डिबेट में दिखाई पड़ रहा है, इंडी गठबंधन है कि समाप्त हो चुका है? नहीं, मगर इंडी गठबंधन है भी। पहले हम लोकसभा में 60 में लड़ लिए थे, फिर हरियाणा में अलग लड़े, फिर इसके बावजूद एक दूसरे से लड़कर सीटें जीतेंगे तो दोनों पार्टियां ट्वीट करेंगी कि देखिए इंडी गठबंधन इतना जीत गया, भाजपा कम जीता। तो मुझे लगता है इन दोनों की स्थिति, जो आपने एक गाना कहा ना, दोस्त ना रहा जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, वो तो अलग है। मुझे इन गठबंधन के दल, चाहे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हो या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हो, इनकी स्थिति ये नजर आती है कि मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं हमें क्या हो गया है। यानी पहले दूर रहेंगे तो कहेंगे इंडी गठबंधन, और नजदीक आएंगे तो जो आपके साथ आपके शो पे दिखाई पड़ रहा है वो बिल्कुल साफ इनका दिखाई पड़ता। परंतु मैं एक गंभीर बात कहना चाहता हूं नाविका जी, आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे, कोई ये बोलेगा, ये दर्शाता है देश की जनता को एक विचार करना चाहिए कि एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स का दौर नहीं है। भारत बहुत बड़े क्रूशल फेज से गुजर रहा है। एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स डेट्रीमेंटल हो सकती है। ये नई राजनीति का कोई भी प्रयोग कितना बड़ा रोग लाकर खड़ा कर सकता है राजनीति में, आम आदमी पार्टी उसका प्रतीक है। और मैं एक और बात गंभीरता से, लेकिन ये तो पब्लिक का फैसला है। हिदायत दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, आप कुछ भी अपील कर सकते हैं, लेकिन जनता तय करती है किसको जिताना है, किसको हराना है, किसको लाना है, किसको भेजना है। और यही जनता कह रही है। अहमद भाई लखनऊ से कह रहे हैं केजरीवाल के हाथ से दिल्ली शराब और शीश महल पर गया, अब पंजाब बचाने के लिए क्या करेंगे? पंकज कुमार दिल्ली से कह रहे हैं पहले तो हमारे दिल्ली के लोगों को एक पर एक फ्री वाली लत लग गई, अब गली गली में शराब के ठेके खोले और उसके ऊपर से गलती पर पर्दा डालने के लिए सीएजी की रिपोर्ट पर बैठे रहे। सिर्फ इतना सवाल है कि केजरीवाल जी ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? श्रुति रायपुर से पूछ रही हैं, चोर आपके घर चोरी करने घुसा, चोरी करते करते उसके हाथ में चोट आ गई, तो आप ये थोड़ी ही कहेंगे कि भाई बेचारे चोर को चोरी करते वक्त चोट लग गई। क्या घोटाले के आरोपों और दिल्ली की हार के बाद अब बाबा साहेब की फोटो का मुद्दा उठाकर आम आदमी पार्टी यही काम तो नहीं कर रही? जनता है, ये सब जानती है। जनता फैसला करती भी है, नसीहत देती भी है और दिखाती भी है कि रास्ता कौन सा सही है। जनता, पब्लिक सवाल जब पूछती है तो जवाब देने में ही भलाई है। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। तमाम पैनलिस्ट को और दर्शकों आपको करती हूं धन्यवाद, नमस्कार। पर